सुबह की ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कानपुर कांड से। 8 पुलिस कर्मियों की शहादत का जिम्मेदार विकास दुबे घटना के 50 घंटे बीतने के बाद भी फरार है। इस बीच पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार छापेमारी की जा रही है। छापेमारी की खबरों के बीच विकास दुबे के बारे में कोर्ट में सरेंडर करने की खबरों से पुलिस महकमा सतर्क है। विकास दुबे के नेपाल भागने की भी आशंका है, जिसे लेकर सीमा पर पुलिस अलर्ट है। खासकर लखीमपुर खीरी से लगी नेपाल सीमा पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, कहां तक पहुंची है ये सारी जानकारी अभी तक? आज तेज कर दी गई है और इसी के लिए सरकार ने जो इनाम की राशि थी वो 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दी है। यानी अब 1 लाख रुपए का इनाम विकास दुबे पर है। दूसरा, कानपुर नगर के 40 थानों की टीम के अलावा 20 अलग अलग जिलों में टीम बना करके वहां पर भी तलाश की जा रही है। इसके अलावा STF की जो टीम है वो भी मौजूद है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि देखिए कि जो सुरक्षा घेरा, क्योंकि ये बार बार यहाँ के लोगों से कहा जा रहा है कि विकास दुबे का जो आपराधिक इतिहास रहा है वो कभी भी पलट के दोबारा भी हमला कर सकता है। अब आप देखिए कि इस आशंका के बाद आपको मैं दिखाऊंगा तस्वीर में, पीछे आपको RRF के जवान यहाँ पर हथियारबंद जवान आपको नजर आ रहे हैं। जो मकान ढाया गया है इसमें नीचे के हिस्से पे भी और आप छतों पर भी देखेंगे RRF यानी रैपिड रिएक्शन फोर्स को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, ताकि अगर किसी भी तरीके की कोई अगर आशंका होती है तो क्विक रिस्पॉन्स जो है वो पुलिस की तरफ से दिया जा सके। ये आप किस जगह पे अभी मानस, कहां पर है? कोर्ट में सरेंडर भी किया जा सकता है उसकी तरफ से। देखिए, हम भिखरू गांव में, और जिस वक्त जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं ये वही जगह जहां पर JCB लगी हुई थी और इसके ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये पूरा आपको घर नजर आ रहा है, जो कल पुलिस ने यहाँ पर इसको ढा दिया क्योंकि अवैध रूप से बनाया हुआ घर था और इसको यहाँ पर पूरा गिरा करके जो गाड़ियां थी उनको भी पूरा क्रश कर दिया गया है। और संपत्ति को जब्त करने की, बैंक खातों को सील करने की, अटैच करने की संपत्तियों को, ये सब कार्रवाई भी प्रोसेस में आगे बढ़ गई है। इसके अलावा 500 से अधिक मोबाइल नंबर सर्विलांस पे हैं और ये जो पुलिस की टीम है उसके अलावा STF की भी अपने सोर्सेज होते हैं, अपने उनके पास अपना एक अलग सूचना तंत्र होता है, तो वो भी लगा हुआ। और आप समझ सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री खुद लगातार कल उन्होंने कई घंटे तक बैठक की और कोई सूचना नहीं दी गई मीडिया को कार की भीतर में क्या तय हुआ है, यानी कुछ ऐसा चल रहा है जो बहुत जो एक्शन है पुलिस का वो कुछ समय में नजर आने लगेगा। कुछ इस तरीके की तैयारी चल रही है जिसको सूचना को लीक करना शायद इसकी तफ्तीश पर असर डालेगा। हो रहा है और मानस होना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह का अगर यहाँ पर इस गाँव में RRF के जवान जी तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि विकास दुबे पर पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ा दी है। उस पर इनाम की राशि अब 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। इसके अलावा कानपुर कांड में शामिल दूसरे 18 आरोपियों पर भी 25-25 हजार का इनाम रखा गया है। कानपुर मुठभेड़ मामले में अब धीरे धीरे कई खुलासे हो रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान लाइट कटने के मामले में पुलिस ने बिजली विभाग के लाइनमैन और JE को हिरासत में ले लिया है। खबर के मुताबिक पुलिस टीम पर हमले वाली यानी 3 जुलाई की रात इलाके में बिजली काट दी गई थी। इसके चलते पुलिस वालों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा था। इस मामले को लेकर लाइनमैन और JE को हिरासत में लेकर अब पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। वहीं कानपुर कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि लखनऊ में विकास दुबे के आवास पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक सरकारी एम्बेसडर कार समेत 2 एम्बेसडर कार और एक बुलेट बाइक को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन जांच में किसी भी प्रकार के कागज न मिलने के बाद गाड़ियों को सीज कर लिया गया है। पुलिस को नीलामी और दूसरे से ली गई ट्रांसफर गाड़ियों के बारे में सिर्फ बताया गया है। लिहाजा पुलिस अब ये जांच कर रही है कि ये गाड़ियां किसकी हैं और यहाँ कहां से पहुंची। अशोक तिवारी हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ गए। अशोक, क्या खबर मिल पा रही है आपको इन गाड़ियों के बारे में?
देखिए, दरअसल कल कृष्णानगर में जो विकास दुबे का आवास है, वहां पर पुलिस की टीम ने कई घंटे तक उनके परिजनों से पूछताछ की थी, जिसमें उनकी मां से भी पूछताछ हुई थी। इसके अलावा एक और महिला घर में मौजूद थी, उनसे पूछताछ की गई थी। जहां तक इन गाड़ियों का जिक्र किया जा रहा है, दरअसल एम्बेसडर गाड़ी उनके विकास दुबे के लखनऊ स्थित आवास पर मिली थी और अभी जो प्राथमिक जानकारी मिली है, उस लिहाज से नीलामी के दौरान ये गाड़ी एम्बेसडर गाड़ी विकास दुबे ने ली थी, लेकिन उसका ट्रांसफर अपने नाम से नहीं करवाया था और यही तकनीकी खामी होने की वजह से जो गाड़ियां वहां पर मिली है, उसको फिलहाल पुलिस विभाग की तरफ से सीज कर दिया गया है और उनके घर पर, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ कृष्णानगर में, उनके घर पर फिलहाल अभी और कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। हालांकि पुलिस की टीमें बीच बीच में आकर यहाँ पर जरूर गश्त करती हैं, यहाँ की जानकारी इकट्ठा करती हैं और अभी ये जानकारी मिल रही है कि आज एक बार फिर जो उनकी मां है, इसके अलावा जो घर पर मौजूद महिला है, उनसे पूछताछ की जा सकती है और संकेत ये भी मिले हैं कल के, अगर आप बयानों को गौर से देखिए, कि एक बड़ी कार्रवाई करने के मूड में योगी सरकार नजर आ रही है। कल आप देखिए कि कानपुर में जो बिकरू गांव है, वहां पर स्थित उनका आवास पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया सरकार की तरफ से। ये थोड़ी देर बाद जो पुलिस अधिकारी उनकी तरफ से बयान आया कि अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, गलत तरीके से जो धन कमाया गया है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। यानी विकास दुबे के खिलाफ सिर्फ गिरफ्तारी का एक मामला सामने नहीं आ रहा है, बल्कि उनकी संपत्ति पर भी अब उत्तर प्रदेश सरकार की नजर है। पुलिस की जो जांच टीमें गठित की गई हैं, वो उनकी संपत्ति के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रही हैं और जिस तरह से कानपुर स्थित जो मकान विकास दुबे आरोपी है, उसका मकान ध्वस्त किया गया है, ठीक इसी तरह से लखनऊ में उनकी जो भी संपत्ति है या दूसरे अन्य जनपदों में संपत्तियां हैं, उस पर भी कार्रवाई और एक्शन के मूड में सरकार पूरी तरह से साफ नजर आ रही है। जी अशोक, नजर बनाए रखें आप। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और कानपुर के बिकरू गांव में सीओ समेत 8 पुलिस कर्मियों की शहादत का जिम्मेदार हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के 2 बीघे में बने किलेनुमा मकान को पुलिस ने बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया। करीब 2 घंटे में पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया। पुलिस ने घर तोड़ने में उसी बुलडोजर का इस्तेमाल किया जिसे सड़क पर लगाकर रात में पुलिस टीम का रास्ता रोक दिया गया था। विकास दुबे के घर खड़ी गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया। मकान ध्वस्त किए जाने के बाद आरआरएफ यानी रैपिड रिएक्शन फोर्स के जवानों ने गांव में डेरा डाल दिया है। गैंगस्टर विकास दुबे की संपत्ति होगी जब्त, साथ ही सरकार उसके बैंक खातों को भी सीज करेगी। कानपुर आईजी जोन मोहित अग्रवाल ने कहा, विकास दुबे की जो भी संपत्ति है उसे उसने अवैध कमाई और अपराध के जरिए बनाया है, जिसे अब जब्त किया जाएगा। संपत्ति में मकान से लेकर गाड़ियां तक शामिल है। वहीं कानपुर कांड के बाद अब यूपी में बदमाशों की शामत आ गई है। यूपी में एक बार फिर से ऑपरेशन क्लीन चलाया जाएगा। इसके तहत हिस्ट्री शीटर और बड़े अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। सीएम योगी के निर्देश के बाद यूपी के टॉप 25 अपराधियों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। डीजीपी हेडक्वार्टर की बनाई टॉप 25 लिस्ट में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह समेत कई बड़े अपराधियों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर भी टॉप अपराधियों की लिस्ट बनेगी। कानपुर कांड के बाद यूपी पुलिस अब अपराधियों के लिए काल बनती जा रही है। शामली में 2 अलग अलग मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। कैराना कोतवाली और सदर कोतवाली इलाके में हुई मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 4 बदमाश घायल हो गए। मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास से लूट की 5 बाइक समेत 4 मोबाइल, 4 अवैध तमंचे के साथ भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इस्तीफे के लिए बढ़ते दबाव के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने विरोधियों पर सत्ता से बाहर करने की कोशिश का जिक्र किया। उन्हें अपने साथ ही राष्ट्रपति के खिलाफ भी साजिश का आरोप लगाया। ओली ने यह भी कहा कि पार्टी की एकता दांव पर लग चुकी है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, लिहाजा किसी भी फैसले के लिए हमेशा तैयार रहें। मंत्रियों से बैठक से पहले ओली राष्ट्रपति से भी मिले थे। अमेरिका को भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया 244वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई। अमेरिका को आजाद हुए 244 साल हो गए। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई संदेश दिया, जिसका जवाब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धन्यवाद देते हुए लिखा कि अमेरिका भारत को प्यार करता है। कोरोना की जंग लड़ रहे अमेरिका के लिए यह स्वतंत्रता दिवस बहुत मायने रखता है। कोरोना की मार से अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, जिसे फिर से खड़ा करने के लिए इस स्वतंत्रता दिवस के दिन अमेरिकी नागरिकों ने नए हौसले के साथ शपथ ली।
अब रुक करते मुंबई का, जहां बीते 3 दिन से बारिश से बुरा हाल है। लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उधर दिल्ली एनसीआर में भी आज सुबह से ही मौसम सुहाना हो गया है। सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। तो मुंबई में इस वक्त रेड अलर्ट जारी है क्योंकि बहुत तेज बारिश होने की आशंका जताई जा रही है और अगले 24 घंटे में और ज्यादा बुरा हाल हो सकता है। अभी ही मुंबई का हाल बेहाल नजर आ रहा है आपको तस्वीरों में। वहीं दिल्ली में भी झमाझम बारिश हुई है। हम इसे हाल बेहाल होना नहीं कह सकते दिल्ली में, हाँ, लेकिन मौसम जो कि बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई थी वो जरूर ठीक हो गया इस बारिश के होने से। रात 2-2:30 बजे के आसपास से ही बारिश होना शुरू हो गई थी दिल्ली में। और मुंबई से हमारे साथ संकेत पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, अगले 24 घंटे बहुत भारी होने वाले हैं मुंबई के लिए, इस वक्त का हाल क्या है ताकि हम उससे समझ सकें कि और ज्यादा भारी क्या हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि 2 दिन से हम लगातार देख रहे हैं मुंबई में भारी बरसात हो रही है। हालांकि अभी की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त फिलहाल बरसात रुकी हुई है, बीच बीच में रुक रुक कर हो रही है, लेकिन जो मौसम विभाग है उसने साफ तौर से रेड अलर्ट जारी किया है और कहा है कि अगले 24 घंटे तक मुंबई का सतर्क रहें, क्योंकि मुंबई और मुंबई के जो आसपास के इलाके हैं, अगर हम ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई की बात करें तो वहां पर भारी बरसात हो सकती है। पिछले 2 दिनों से हमने देखा है कि जब मुंबई में बरसात हो रही थी तो कई जो लो लाइन इलाके हैं वो जलभराव की स्थिति वहां पर देखने को मिली थी, कई इलाके पानी में डूब गए थे। तो ये मुंबई में बरसात का हर साल का हाल होता है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 दिनों की लगातार जो चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की थी उसको लेकर पूरा प्रशासन अलर्ट है। खासतौर से जो समुद्री तट है, समुद्री किनारे इलाके हैं, वहां पर लोगों को जाने से मना किया गया है, मछुआरों को वहां से दूर रहने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ जो सरकार है उसने पूरी तैयारी करते हुए एनडीआरएफ को भी अलर्ट पे रखा है, ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिससे एनडीआरएफ की मदद ली जाए तो उसके लिए भी तैयारी की गई है। जी तो कुल संकेत, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आप महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए 7,074 मरीज मिले हैं। वहीं 295 मरीजों की मौत हो गई। एक राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना मामलों की बढ़ोतरी में महाराष्ट्र सबसे आगे है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1,180 मामले सामने आए हैं। वहीं 68 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मुंबई में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 82,814 और मरने वालों की संख्या 4,827 हो गई है। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 70% के पार पहुंच गया है। दिल्ली में कुल 97,200 मरीज हैं, जिसमें से 68,256 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की रफ्तार अचानक बढ़ गई थी। रोज करीब 3,000 नए मामले सामने आ रहे थे, जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। तमाम तरह की सख्ती के बाद भी नोएडा में कोरोना का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि अब नोएडा के सीएमओ भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में नोएडा में कोरोना के 83 नए केस सामने आए और एक दिन में अभी तक सबसे ज्यादा 5 लोगों की मौत हुई। वहीं 105 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। नोएडा में अब तक 2,646 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। नोएडा में कोरोना 28 लोगों की जान ले चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।